हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो जो फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूलाधार, उससे संबंधित है। और आज का टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। हमने इससे पहले के वीडियोज़ में आपको राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, इन सब पर चर्चा की है। और हमने ये बताया था कि ये जो अवधारणाएं हैं, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, ये परस्पर जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं और ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के साथ इनका एक जुड़ाव है। और हमने इस बात पर भी जिक्र किया था कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में ही अध्ययन की एक शाखा है, जिसका काम है कि दुनिया भर की जो राजव्यवस्थाएं हैं उनमें एक कंपैरेटिव स्टडी करती है। तो उस स्टडी को, उस अध्ययन को अधिक यथार्थपरक और जो प्रोग्रेसिव बनाने के लिए ये जो अवधारणाएं आई हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, तो इसी क्रम में जो हमने पहले आपको आधुनिकीकरण पर जिक्र किया था, तो आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक संस्कृति। संस्कृति जो शब्द है वो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र के साथ जुड़ जाता है, लेकिन हमने बताया कि जो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण है वो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है, अर्थात विषय को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए उनके सिद्धांतों को अधिक यथार्थपरक बनाने के लिए जो दूसरे विषयों की तकनीक का या जो विषय वस्तु का सहयोग लिया जा सकता है और लेना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है वो समाज में जो दूसरे घटनाएं हैं उनसे प्रभावित होता है। जैसे हमने पहले के वीडियो में बताया था कि मतदान व्यवहार को जाति, धर्म या आर्थिक मुद्दे ये सब प्रभावित करते हैं। इसलिए हम राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करते समय किसी भी देश और समाज की जो कल्चर है उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, ना ही हम उसके आर्थिक हालात को अलग कर हम राजनीतिक घटनाओं को समझ सकते हैं। तो ये उन्हीं सब बातों का एक लबोलवाब है जिसको हम एक अवधारणा के रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजनीतिक संस्कृति है वो जो समाज में वृहद संस्कृति है उसी का एक हिस्सा है। जब भी हम कहते हैं कि भाई भारत की संस्कृति, या जब भी संस्कृति की बात करते हैं तो उसके अपने अलग अलग पहलू होते हैं। आर्थिक जो संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है। तो हम उस संस्कृति में केवल उसी हिस्से की बात कर रहे हैं जो राजनीतिक घटनाओं पर, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर लोगों के जो दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो ये तो हमने एक बेसिक बात की है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो आमतौर पर ये आता है, भाई राजनीतिक संस्कृति से क्या अभिप्राय है, राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार कौन कौन से हैं। कभी सवाल इस तरह से आता है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कभी सवाल इस तरह से बनता है कि भारत की राजनीतिक संस्कृति को समझाइए, या किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं, या जो गैब्रियल आमंड है या लुसियन पई है, इन्होंने राजनीतिक संस्कृति के प्रकार कौन कौन से बताए हैं।
कभी जो राजनीतिक संस्कृति के जो एक सर्वमान्य जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं कि भाई संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, प्राश्रित या अधीन राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति, तो इनमें किसी एक को पूछ लिया जाता है कि सहभागी राजनीतिक संस्कृति से क्या अभिप्राय है और इसमें किन किन देशों को शामिल करते हैं। तो यह अवधारणा है, इससे कई सवाल बन जाते हैं। एक सवाल ये भी बन जाता है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को अधिक व्यापक किस तरह से बनाया है। तो उन्हीं सब बातों पर हम यहाँ इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं। तो जब भी बात आती है कि राजनीतिक संस्कृति से क्या अभिप्राय है, तो राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक मुद्दों पर लोगों की समझ का जो स्तर है वो क्या है। या हम कह सकते हैं कि राजनीतिक घटनाओं पर, राजनीतिक संस्थाओं के मामले में जो लोगों की समझ है, जो जागरूकता है, उसको हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। अब बात आती है कि भाई राजनीतिक संस्कृति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के मोटे तौर पर 3 प्रकार बताए गए हैं। जो पहला प्रकार है वो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय है कि एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति जिसमें लोगों को राजनीतिक मुद्दों के बारे में बहुत समझ नहीं होती है। राजनीतिक संस्थाओं की संरचना या उसकी कार्यप्रणाली को लेकर उनके पास कोई खास समझ नहीं होती है, बहुत कम समझ होती है। या ये हम ये कहें कि जैसे कोई संस्कृत में एक पंक्ति आती है कि उसका हिंदी ये होता है कि कोई भी हो राजा हमें क्या हानि। तो ऐसी स्थिति में लोगों का राजनीति में जो उठापटक हो रही होती है, घटनाएं घट रही होती हैं, उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। बस अपने जीवन से जुड़ी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चीज़ें हैं, उनके लिए वो संघर्ष करते रहते हैं। तो ऐसी जो राजनीतिक संस्कृति है वो आमतौर पर दुनिया के जो पिछड़े देशों में या अल्प विकसित देशों में मिलती है। जैसे अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये माली एक देश है जिसमें सेना ने तख्ता पलट कर दिया। तो जहाँ भी संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति होती है, जहाँ भी लोगों का सत्ता से कोई खास लेना देना नहीं होता है, वहाँ ये हमेशा डर बना रहता है कि कभी भी सेना जो लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको उखाड़ फेंकती है। क्योंकि सेना को ये भय नहीं होता है कि जनता विद्रोह कर देगी। उन्हें मालूम है कि लोगों को तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि कोई भी राजा हो, उन्हें क्या लेना देना। उनको तो ऐसा लगता है कि उनकी थाली में रोटी है वो उनकी दिन भर की मेहनत से आती है। तो ये ख़ास तौर पे अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, एशिया के कुछ देश हैं, वहाँ इस तरह की जो पॉलिटिकल कल्चर मिलती है जिसे हम संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। फिर बात आती है कि अधीन या पराश्रित राजनीतिक संस्कृति से क्या अभिप्राय है, जो दूसरा प्रकार है। तो ये जो राजनीतिक संस्कृति है इसमें 2 तरह की स्थितियां होती हैं। जैसे पहले संकीर्ण में हमने बताया कि ना तो लोग दिलचस्पी लेना चाहते हैं राजनीति में, और ना ही सत्ता में बैठे लोग ऐसे कोई उपाय अपनाते हैं कि लोगों की जागरूकता है या रुचि है वो राजनीति में पैदा की जाए। संकीर्ण, ये जो पराधीन या अधीन जो राजनीतिक संस्कृति है, इसमें लोगों की रुचि तो होती है राजनीतिक मुद्दों को जानने की, राजनीतिक सहभागिता दर्ज कराने की या राजनीतिक मसलों पर अपनी राय देने की, लेकिन जो सरकारें हैं वो उन्हें वो स्थितियां उपलब्ध नहीं कराती जिनसे कि वो राजनीतिक मामलों में अपनी राय रख सकें या अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। तो ये यहाँ एक बड़ा जो डिलेमा है कि
जनता राजनीतिक मुद्दों पर समझ रखती है, लेकिन उसे ये पता नहीं रहता है कि वो कैसे सत्ता के साथ अपनी सहभागिता निभाए या उसमें सहयोग करे। तो या उसको सहयोग करना चाहती है लेकिन उसे अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक तरह की अधीन राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। तीसरी तरह की जो संस्कृति है वो सहभागी राजनीतिक संस्कृति है, या हमें कह सकते हैं कि व्यापक राजनीतिक संस्कृति है। तो इस तरह की जो संस्कृति है, जो सहभागी राजनीतिक संस्कृति, इसमें लोग राजनीतिक मुद्दों पर, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में एक गहरी समझ रखते हैं और दिन प्रतिदिन के जीवन में वो राजनीतिक मसलों पर अपनी राय भी देते हैं, अपनी टीका टिप्पणी भी करते हैं। और सरकार की ओर से भी ये हालात उपलब्ध कराए जाते हैं, ये परिस्थितियां वहाँ पैदा की जाती हैं कि लोग बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी लाग लपेट के अपनी बेबाक राय रख सकें। तो वो इन देशों में जो राजनीतिक विमर्श है, पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, उसको बहुत तरजीह दी जाती है। तो जैसे अमेरिका या यूरोप के जो बहुत से देश हैं, उनमें इसी तरह की पॉलिटिकल कल्चर मिलती है। तो यहाँ यही वजह है कि जैसे जहाँ संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति है, वहाँ सेना का दखल या धर्म गुरुओं का दखल या बहुत सी ऐसी गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्तियाँ हैं, वो सत्ता में आ जाती हैं। लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि जहाँ अमेरिका जैसे देश में सहभागी राजनीतिक संस्कृति है, क्या वहाँ कभी सेना की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो वहाँ जो सरकार को बेदखल कर दे और खुद सत्ता में बैठ जाए? ये सेना के प्रमुख के सपने में भी ये बात नहीं आ सकती, क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ का समाज कितना सजग है, अपने अधिकारों को कितना असर्ट करता है, उपयोग करता है। वो किसी कीमत पर वो सेना की जो तानाशाही है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जो राजनीतिक संस्कृति के जो हमने 3 प्रकार बताए हैं। अब बात आती है कि भाई जो राजनीतिक संस्कृति है वो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को व्यापक कैसे बनाती है। तो हमने बताया कि 2 देश अलग अलग महाद्वीप में हैं, वो एक साथ अलग होते हैं, आज़ाद होते हैं, या एक टाइम पीरियड में वो औपनिवेशिक विरासत से निकलकर अपनी उत्तरदायी शासन स्थापित होता है। लेकिन उनमें एक देश में तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ जाती है और दूसरे देश में जो डेमोक्रेसी है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो अब जब भी आप अलग अलग देशों की राजव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उनमें तुलना करते हैं, तो फिर अध्येताओं के लिए मुश्किल हो जाता है कि 2 देश अलग हुए, एक समय पे हुए, दुनिया के जैसे हम भारत पाकिस्तान की ही लेते हैं, एक साथ आज़ाद हुए। भारत में डेमोक्रेसी है, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। पाकिस्तान में है वो डेमोक्रेसी अधर झूल में रहता है, कितनी ही बार वहाँ जो सैन्य शासन आ जाता है। तो अब सामान्यतः तुलना करने वाले को लगेगा कि भाई इनका अपना एक साझा इतिहास रहा है, एक ही देश रहा है, इसी के ही 2 हिस्से बने हैं, तो फिर एक जगह तो डेमोक्रेसी है वो सरवाइव कर रहा है और बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी जगह ही वो पीछे चले जा रहा है। तब इन सब सवालों का जो जवाब है ना, वो आपको वहाँ की जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें समझना होता है। जब आप उसे समझेंगे तब आप ये जान पाएंगे कि एक देश में जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह से आगे बढ़ जाता है और दूसरे देश में जो डेमोक्रेसी पिछड़ता चला जाता है या अधरझूल में रह जाता है। कभी वो आ जाता है, कभी फिर कोई सेना प्रमुख है वो गद्दी पर आ जाता है और डेमोक्रेसी को साइड में कर देता है। फिर वो 8-10 साल तक सत्ता में बना रहता है, फिर वो वर्दी और कुर्सी दोनों छोड़ता है, फिर चुनाव कराता है, फिर कोई आता है। तो एक जैसे सेना का दखल है, कहते हैं कि जो पाकिस्तान में सेना एक बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी है वहाँ का, तो ऐसा
कौन सी वजह होती हैं कि एक देश में सेना इतनी हावी हो जाती है कि वो बॉर्डर की बजाय राजनीतिक गलियारों में दखल देने लगती है, और दूसरे देश में जो सेना है वो जो राजनीति है उसके अधीन रहती है और अपना काम सुरक्षा से जुड़ा है जो देश की उसको देखती है। तो यहाँ जो ये कंपेरेटिव स्टडी हो जाती है कि इन देशों में ऐसी क्या स्थितियाँ आई, तो यही बात इसी जो दुविधा कहें या जो एक पहेली कहें, इसको समझने में ही जो राजनीतिक संस्कृति है उसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको ये देखना पड़ता है कि यहाँ लोगों की राजनीतिक मुद्दों पर समझ क्या है, या धर्म का प्रभाव कितना है, या यहाँ की जो लीडरशिप है उसने लोगों को सजग करने में क्या भूमिका निभाई। ये भारत और पाकिस्तान की जब हम तुलना करते हैं तो इसमें ये बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े नेता थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद ऐसा कोई बहुत बड़ा लीडर था ही नहीं जिसके अपनी पूरे पाकिस्तान में गहरी मान्यता हो, जिस पर लोग भरोसा करें। भारत का ये सौभाग्य था कि भारत को शुरुआती जो लीडरशिप मिली, चाहे और उसमें सरदार पटेल तो खैर 1950-51 में इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन नेहरू की जो लीडरशिप है वो 1964 तक मिली। तो देश को ये जो शुरुआती 1.5 दशक का जो वक्त था या उससे थोड़ा ज़्यादा, इसमें जो लीडरशिप मिली वो बहुत शानदार मिली, और उसने जो लोकतंत्र में जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत किया, और उसे इतना एक ऐसा आधार दिया कि उसमें सेना की जो संभावनाएं हैं वो कभी ना बन पाई, या ऐसी हालात पैदा नहीं की। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि हालांकि अपनी जो सेना है उसकी कोई आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन सेना में भी अगर परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं तो गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्तियाँ पनप जाती हैं। कहीं की सेना बहुत भली नहीं होती है, इसलिए सेना का सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में सम्मान नहीं, सम्मान है तो बॉर्डर पर है। वो अपनी बैरक छोड़ के संसद भवन के आसपास चक्कर लगाएं, राजनीति में ये बात अच्छी नहीं समझी जाती, एक लोकतांत्रिक जो लिबरल डेमोक्रेसी है। तो ये एक बेसिक अंतर जो हम कह देते हैं कि ये समझने में ज़रूरी होता है। किसी भी देश की जो राजनीतिक संस्कृति है उसके निर्धारण में वहाँ की लीडरशिप की तो भूमिका होती ही है। जैसे मैंने अभी भारत और पाकिस्तान के मामले में बताया है कि नेहरू की लीडरशिप थी कि उन्होंने उदार लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको स्थापित किया। वो अपनी जीवन शैली से लोकतांत्रिक थे। उसने जो असहमति की जो आवाज़ है उसको कभी दबने नहीं दिया। तो उन सब को उन्होंने किया, और अपनी जो लोक लुभावन छवि है उसका कभी उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया, यानी कि उसे तानाशाही की ओर लेकर नहीं गए। दूसरा, जो अपनी साझी जो इतिहास और संस्कृति है उसका भी अपना एक असर पड़ता है किसी भी देश की जो राजनीतिक संस्कृति है उसके निर्धारण में। हमारे यहाँ जो शांति की, अहिंसा की गौरवशाली परंपरा रही है, सहिष्णुता का भाव रहा है, अलग अलग जो धर्मों को, लोगों को जो अपनाने की एक प्रवृत्ति रही है, हमने उन सब को अपनाया है, और यही हमारी फिर पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा बनता है। राजनीतिक दलों की भी अपनी भूमिका होती है। वो लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर लोगों में बात रखते हैं, राय रखते हैं, उन्हें समझाते हैं, बताते हैं। तो उनसे भी जो लोगों में राजनीतिक जागरूकता आती है और साझेदार बनते हैं। सरकारों की जो अपनी जो पहल है वो भी राजनीतिक संस्कृति को बेहतर बनाती है, चाहे वो मतदाता जो जागरूकता अभियान है, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देके, या फिर जो समाज का में ऐसे जैसे दिव्यांग लोग हैं, वृद्धजन हैं, उनके लिए बूथ तक पहुंचने की विशेष सुविधाएं देना है। तो मीडिया का भी अपना एक बड़ा रोल है कि वो टीवी या अखबारों के माध्यम से लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करे। तो ये बहुत से कारक हैं जो एक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं।
तो ये जो सभी कारक हैं इनका अपना योगदान होता है और एक देश की राजनीतिक संस्कृति बनती है। धन्यवाद।